हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे आज आप लोगों के लिए सीटेट जो 21 जनवरी का होने वाला है उसी से संबंधित है, जो सामाजिक अध्ययन विज्ञान 60 क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। तो बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और देखिए 60 क्वेश्चन बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एक एक लाइन का क्वेश्चन है जो आपको पूछ भी सकता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है जो 2018 में पूछा गया है, सीटेट का ही क्वेश्चन है। तो देख के जाएं, आपको हो सके बेनिफिट इससे मिल जाए तो आपको बहुत अच्छा होगा। चलिए देखिए, देर ना करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर 31 नंबर में दिया है, स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए होगा, स्थल संधि कहा जाता है। दो स्थल एक सकरा भाग, दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ा जाता है तो स्थल संधि। अगर जल से जुड़ा हुआ रहे तो वो जल संधि कहलाता है। देखिए जल संधि भी दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया हो गया। दूसरा नंबर में सबसे बड़ा अफ्रीका महादेश हो गया। तीसरा नंबर में अगर सबसे बड़ा कहे तो उत्तर अमेरिका होगा। चौथा नंबर में सबसे बड़ा महाद्वीप कहे तो वह दक्षिण अमेरिका होगा। पांचवा नंबर में सबसे कहे तो अंटार्कटिका हो जाएगा और छठा नंबर पर सबसे कहे तो यूरोप हो जाएगा और सातवां नंबर पर सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो 7 महाद्वीप है, इसे याद कर ले, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। देखो सामाजिक विज्ञान का हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा विषय आता है उसके बारे में देख लीजिए। तो सामाजिक विज्ञान में देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसमें इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीतिक विज्ञान आता है और अर्थशास्त्र आता है। ये सभी चारों सब्जेक्ट है जो आपका आता है, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञानात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रहा है, विरोधाभासी ये पूछ देता है। तो आपका है व्याख्यात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर ये पेडालॉजी का क्वेश्चन है। अज्ञानात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या या विरोधाभासी है। तो व्याख्यात्मक शिक्षण का। 35 नंबर में चलते हैं लेकर के आपको। 35 नंबर में कह रहा है आपका कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा नंबर में कह रहा है, यह दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। गलत है, करता है, मूल्यांकन करता है, तो यह आपका गलत दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा 4। ए सत्य है और बी असत्य। अगला क्वेश्चन है, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। तो अनुभवजन्य साक्ष्य जो है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े को कहा जाता है अनुभवजन्य साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रकृतियां डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भूगोल। देखिए भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रकृतियां जब पढ़ते हैं हम तो उसमें भूगोल के बारे में शिक्षण ग्रहण करते हैं, तभी हमको जानकारियां प्राप्त होती है। 38 नंबर में हम लेके चलते हैं आपको। 38 नंबर में कह रहा है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार के स्रोत से होता है। तो ये प्राथमिक स्रोत से होता है। जितना भी मीडिया है, न्यूज़पेपर वगैरह है, तो ये समाचार पत्र प्राथमिक स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन हम 89 में लेके चलते हैं आपको। 89 में बने रहे हमारे साथ, देख लीजिए आपका दिया हुआ है। चलिए 89 में, चलिए 89 में कह रहा है कि सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो देखिए बच्चे तभी सीखेंगे जब उसमें समावेशी होगा, यानी सभी बच्चे एक साथ मिलके पढ़ेंगे, चाहे वह जिस धर्म कैटेगरी का बच्चा हो, सभी को एक साथ मिलाएंगे तब है जो अच्छा सीखेगा, अच्छा पढ़ेगा। ये नहीं कि सभी बच्चों को कैटेगरी में बांट देंगे तो उससे शिक्षा वो ग्रहण करने में उसे परेशानी होती है। तो समावेशी शिक्षा हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया था। अब सिद्धांत देखिए पढ़िए, इसमें कह रहा है, बने रहेंगे हमारे साथ। कह रहा है सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए।
तो ये आंसर हो जाए, एक कथन बोला था, ये सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है, चलिए यहाँ से दिया हुआ 3 हो जाएगा, जीन पियाजे। जीन पियाजे ने क्या दिया था, उसने कहा था कि संक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में जानकारियाँ दिया था, या जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर में कह रहा है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षक को छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जब तक छूट ना दीजिएगा, उसे प्यार से नहीं खिला कर नहीं पढ़ाइएगा, नहीं खेलते हुए पढ़ाना सिखाना है हमको बच्चे को, तो उन्हें बहस करना और चर्चाएं करना विद्यालय में, उससे वह जल्दी सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सटीक आंसर है। 42 नंबर में एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच, जो एक व्यक्ति एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होता है, उसे कहा जाता है आलोचनात्मक सोच। नेक्स्ट है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। तो ये प्राप्त किए गए हैं आपका पौधे और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। देखिए रंग निम्नलिखित में से, पहले जो अजंता की गुफा में जो रंग इस्तेमाल होता था वो केमिकल रंग नहीं होता था, वो पौधों से और खनिजों के माध्यम से तैयार किया गया होता था, और उसी से उसे पेंट किया जाता था। सबसे पुरानी पांडुलिपि डैश पर लिखी जाती थी, तो ये ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी रही। तो सबसे लंबी की अवधि जो रहा था ये पूरा पाषाण काल रहा था, और ये इसका काल जो माना जाता है 10 लाख से लेकर 10,000 वर्ष तक माना जाता है। अगर मध्यकाल की बात करें, यहाँ देखिए मध्यकाल भी दिया गया है, तो मध्यकाल 10,000 से लेकर 7,000 वर्ष तक, तथा नवीन के बात करते हैं तो नवीन कलाविधि जो उसका काल होता है वह 7,000 से लेकर ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो सबसे पुराना जो है कौन है, पूरा पाषाण काल है, ये सबसे लंबे समय तक रहा था। 46 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं, आपको बने रहेंगे हमारे साथ। 46 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 46 में कह रहा है दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ए में दिया है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन दरने के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। तो ये सही है, ये कथन सही दिया हुआ है आपका। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य है। ये दोनों कथन आपका सत्य है, तो ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लेके 46 के बाद 47 में लेके चलते हैं हम आपको। चलिए देखिए 47 में कह रहा है, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 47 में कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या मिले हैं। यानी हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, कहाँ मिला है, तो ये मिला है गुजरात में। हालांकि हरियाणा में भी मिला है, जम्मू कश्मीर पंजाब में, लेकिन इसमें कह दिया है कि सबसे बड़ी संख्या में जो है हड़प्पा में नगर मिले हैं, तो वो गुजरात में मिले हैं। 48 नंबर में हम लोग चलते हैं। 48 नंबर में कह रहा है ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था। तो सभी जानते हैं संस्कृत भाषा में रचा गया था ऋग्वेद। ऋग्वेद के काल की बात करें तो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और इसी दौरान जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। 49 में चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। तो देखिए 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद के पहला शासक जो था वो बिंबिसार था। उसके बाद जो आया था अजातशत्रु, फिर बहुत तरह शासन आया इसमें। तो चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है। त्रिरत्न की बात कर रहा है, तो त्रिरत्न में अहिंसा शामिल नहीं था, बाकी धर्म, संघ और बुद्ध, ये तीनों जो था त्रिरत्न में शामिल था। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये सभी था, लेकिन अहिंसा की बात इसमें नहीं की गई थी। 51 नंबर में चलते हैं लेकर हम आपको। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है, अर्थात विधायक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो शासन प्रणाली हुआ है
वह किस माध्यम से चलता है? तो वह संसदीय है और संघीय है, दोनों है। संसदीय और संघीय माध्यम से चलता है। 52 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? तो ये है आरक्षित, आपका ऑप्शन नंबर 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 नंबर में। भारत में आश्रितता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? आश्रितता में कह रहा है मौलिक अधिकार का उल्लंघन, तो ऑप्शन होगा समानता का अधिकार, इसका उल्लंघन होता है आश्रितता में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए ये सभी मौलिक अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें है जो 44वां संविधान संशोधन जब 1978 ईस्वी में हुआ था, तो इस संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके इसे 300 के काम में जोड़ दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 56 में। आश्रितता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? किस आधार पर छुआछूत हो? आश्रितता में छुआछूत होता है, किस आधार पर होता है? तो जाति के आधार पर होता है छुआछूत। 56 का 2 हो गया। जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 17 में कि किसी व्यक्ति से आप आश्रितता नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी भावना आपके अंदर आती है तो संविधान के माध्यम से आप पर कार्रवाई की जाती, दंड के भागीदारी भी होंगे। तो अनुच्छेद 17 भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? देखिए यहाँ पर दिया था मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल। और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल का नियुक्त करता है राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति का आदमी होता है, केंद्र से भेजा जाता है। यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ राज्य में चल रहे हैं उसकी वो खबर पल पल केंद्र सरकार को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है सांसद के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ सांसद के द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री का चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर में, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का पहला नागरिक जो होता है हमारा राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 के बाद 61 में हम लेके चलते हैं आपको। 61 देख लीजिए। 61 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? राज्य, देखिए उस समय कहा था संघ वाला बात कह रहा था, भारत में पहला, इसमें राज्य लगा दिया है। तो राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो राज्य का पहला नागरिक जो होता है राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा 2014 के बाद कह रहा है कौन सी लोकसभा है? 2014 के बाद तो 16वीं लोकसभा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 62 का 3। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 63 नंबर में, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात किया जाए तो इसमें देखिए अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में जो है द्रौपदी मुर्मू है, याद रखेंगे इसको। 64 नंबर में चलते हैं हम लोग, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? देखिए इसमें जो है नहीं किया गया है उल्लेख, वो है राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं है। बाकी सरकार के ढांचा का उल्लेख संविधान में है, नागरिकों के अधिकार का उल्लेख है, केंद्र और राज्य शासित प्रदेशों, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के जो है नाम उल्लेख किया गया है संविधान में, लेकिन राजनीतिक दल का नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन जो करने का काम है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कितने सदस्यों को करता है? तो 12 सदस्यों को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष था? तो भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष था तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा गठन हुआ था उस समय की बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी नहीं थे, अस्थायी तौर पर था। उनके बाद जो है बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो वो अस्थायी रूप से बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? भारत का पूछ रहा है एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारत का संविधान देखिए अपनाया गया था
तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जब अंगीकृत हुआ था उसी समय अपना लिया गया था। लेकिन अगर लागू करने की बात कहे तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। तो दोनों डेट याद रखिएगा। लागू की बात किया जाए तो आपको 26 जनवरी 1950 को मानना है, लेकिन अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, या अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। और वही 26 जनवरी 1930 ईस्वी की बात करें तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार है जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था भारत में। कैसे भी याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के रियासतों को एकीकृत करने की निर्णायक भूमिका निभाई थी। मैंने भारत को एक, पहले जो था क्या, पहले भारत में देशी रियासतों का शासन चलता था। मतलब हर एक राज्य में छोटे छोटे राजाओं का शासन था, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जिसके कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि अखंड भारत करना शुरू किया। यानी सभी जितने भी राजाओं को था उसको भारत में मिलाने का कार्य किया, उसी को एकीकृत कहते हैं। तो इनमें योगदान सबसे अधिक जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। तो समवर्ती सूची के मामले जो है कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये दोनों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी भीमराव अम्बेडकर थे। लेकिन वही संघ समिति के अध्यक्ष पूछे तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो ये था मुर्शिद कुली खां के समय में हुआ था, ऐसे मुर्शिद कुली खां। तो 72 का आपका 4 हो जाएगा आंसर। 72 के बाद 73 नंबर क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं आपको। 73 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 73 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है आपका। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। ऐसा कौन सा गवर्नर किए थे। तो ये किए थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुआ था तो भारतीयों को साथ दिया था बहादुर शाह जफर में, दिल्ली से इसका नेतृत्व किए थे। और इसके जो सेनापति थे वो बख्त खां थे। बख्त खां ने नेतृत्व किया था। क्यों किया था, क्योंकि बहादुर शाह जफर बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए सेना का कमान बख्त खां के हाथों में दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। माने अवध को गलत तरीके से ऐसा कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी समाज में मिलाने का काम जो किया था वो डलहौजी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा लाया गया था एक नीति जिसका नाम पड़ा था हड़प नीति। इसका दूसरा नाम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो 74 नंबर का आपका हो गया। 75 नंबर में हम लोग चलते हैं। अगर डलहौजी का कार्य पूछे तो देखिए, डलहौजी का कार्य आपको याद रखना है 48 से लेके 1848। आप लोग याद रख ले, बहुत पूछता है। 1848 से लेके 1856 ईस्वी तक चला था, है ना, 1856 ईस्वी तक। तो इसमें याद रख सकते हैं 8 का टेबल, 8 6 48, 8 7 56, 18 18। चलिए डलहौजी का हो गया आपका। चलिए 75 नंबर में लेके चलते हैं हम आपको। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था। तो ये कहा था नाना साहब ने, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ने यानी पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो 76 का आंसर आपका 2 हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट, एडुसैट से क्या अभिप्राय है, मतलब क्या है एडुसैट। तो एडुसैट जो था एक उपग्रह था, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 77 का। 78 नंबर में चलते हैं। कह रहा है पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों से संरक्षित किया गया। मतलब घुरा के क्वेश्चन पूछा गया, पूछ देना चाहे लेखक क्या है। तो लेखक बीजक और पंचवाणी का लेखक जो था कौन था, कबीरदास थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र
जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? माने एलोरा की गुफा किस काल की है, किस राजाओं के समय में बना था? तो ये आपका हो जाएगा एक राष्ट्रकूटों के काल में बना था एलोरा की गुफा चित्रवृत्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? उपनिषद में आस्था रखता है ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, 80 का 4 हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना 1897 ईस्वी में कोलकाता के एक बेलूर में हुआ था, और बेलूर की बात करें तो बेलूर में स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन उपनिषद में आस्था भी रखता था इन्होंने, इसको भी याद रखेंगे। 81 नंबर में है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? देखिए हिंदी इतना खतरनाक दिया है कि आपको दिमाग से बाहर हो जाए। ये दिया हुआ है कि बाघ दिग्दर्शी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो हवा की दिशा को मापने के लिए किया जाता है, एनीमोमीटर जिसको कहते हैं आप लोग, हवा की दिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो रेडियो संचरण जब भी आवे तो आयन मंडल मारना है। ये आयन मंडल इसमें नहीं दिया गया है, आप लोग कर लेंगे आयन मंडल, है ना। आयन मंडल का ही दूसरा नाम है बाह्य वायुमंडल, इसको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये। और इसके बारे में हम बताए थे अगले सेट में कि मंडल जो होता है सबसे नीचे जो यहाँ पर होता है सबसे पहला वो होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद होता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद होता है मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद होता है आयन मंडल, और आयन मंडल के बाद होता है बहिर्मंडल। तो ये सभी सीरियल से याद रखे, पूछते रहता है। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है, बिजली चमकना, बादल गरजना, वर्षा होना, आंधी तूफान आना, ये सब सबसे निचले में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल की बात करें तो यहाँ हवाई जहाज उड़ता है। आयन मंडल की बात करें तो यहाँ रेडियो संचरण, वही क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो संचरण के बारे में। ये देखिए क्वेश्चन आपको देखिए कैसे करके पूछ रहा है। देखिए पृथ्वी की विभिन्न परत क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहुंचानी, मतलब यहाँ कौन सा परत है, फिर यहाँ कौन है, अंदर से, ऊपर से नहीं दिया गया है, तो अंदर से लेके पूछा गया है। तो अंदर से पूछा गया है तो ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन को, उसके बाद आपको बताना होगा। तो देखिए इसको जो कहा जाता है तो इसको आंतरिक क्रोध कहा जाता है, सबसे अंदर में है तो आंतरिक क्रोध। उसके बाद थोड़ा सा बाहर है ये वाला भाग, इसको जो कहा जाता है इसको है बाहरी क्रोध कहा जाता है। और इसके बाद वाला जो एक ब्लैक टाइप का दिया हुआ है, ये सब रंगा हुआ, इसको कहा जाता है मेंटल, है ना। और ये जो यहाँ से ये वाला दिया है उजला वाला परत, इसको कहा जाता है ऊपर पट्टी। तो ये आपको देख लीजिए, मिलान कर लीजिए इसमें कौन कौन होगा। 83 नंबर में ऐसा क्वेश्चन भी फिगर दे के कभी आपसे पूछ सकता है। 83 नंबर में देख लीजिए। चलिए देखिए, पहले बताए थे आंतरिक होता है, फिर बाह्य क्रोध होता है, मेंटल और ऊपर पट्टी ऐसे। लेकिन अगर ऊपर से पूछे तो फिर यही उलट दीजिएगा, ऊपर पट्टी होता है, ऊपर पट्टी के बाद फिर मेंटल होता है, फिर बाहरी क्रोध होता है, फिर आंतरिक क्रोध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ग्राफ के द्वारा दिया गया है। नीचे दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ पर पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है और यहाँ सूर्य है। ऐसे आपको पता चल जाएगा ऐसे करके कि इस टाइप में है, त्रिकोणीय स्थिति में है। तो जब भी त्रिकोणीय स्थिति में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आ जाती है तो लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। लघु ज्वार भाटा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है। देखिए मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है उसी को विसर्प कहलाता है। जब भी नदियाँ पहाड़ों से पहले गिरती है तो समतल मैदानों में पहुंचती है, और समतल मैदानों में पहुंचकर वह जब मोड़ लेती है, घूमती है, उसी को विसर्प कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे। विसर्प का एक दूसरा नाम भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, क्या होता है, तो विसर्प का दूसरा नाम मियांडर भी कहा जाता है, इसको याद रख लीजिएगा, मियांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? देखो जल्दी में अगर कहीं आपदा आ जाता है, तो आपदा आते हैं तो देखते हैं, अभी आया था तुर्की और वगैरह में,
तो तुर्की में हवाई जहाज़ से गया था, वायु मार्ग से ही सबसे पहले पहुंचाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी टिक हो जाएगा, वायु मार्ग से सबसे पहले पहुंचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जनसंख्या की डेमोग्राफी कहा जाता है, जो जनसंख्या को अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर में। 88 नंबर में कह रहा है अभिकथन ए में कह रहा है सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। देखिए, अगर बात करें हम अपनी भारत की, देखिए ये भारत का मैप है, छोटा सा बनाने का प्रयास करते हैं। मान लिया जाए भारत है, ठीक। तो ये भारत है, तो यहाँ पर जो है गुजरात और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो इसमें से गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। यहाँ पर जो अस्त होता है सूर्य, यहाँ से 2 घंटा बाद होता है। कह रहा है कि हाँ महसूस होता है 2 घंटा बाद, तो ये सही दिया गया है। वही दूसरा में कह रहा है अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। गलत है, उच्च अक्षांश पर तो गुजरात ही हो जाएगा, ये निम्न अक्षांश पर स्थित है, तो ये गलत दिया है। तो आपका ए सही हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा, सही स्पष्टीकरण नहीं है तो सही दोनों, लेकिन पूरा बढ़िया से जो होना चाहिए सटीक आंसर वो नहीं दिया गया, आधा अधूरा आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, आधा अधूरा करता है। चलिए नेक्स्ट है 89 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। देखिए, मछली पालन करना, मछली का प्रजनन करना, ये सभी जो आता है पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। अंगूर का उत्पादन जो है बीटी कल्चर के अंतर्गत आता है। हार्टिकल्चर फल वगैरह का उत्पादन, सब्जी वगैरह का उत्पादन, ये सब जो होता है हार्टिकल्चर में आता है। जबकि रेशम पर कीड़ों के पालन को कहा जाता है सेरिकल्चर, रेशम से संबंधित है। तो आपको सभी को याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो कैसा लगा यह सेट आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसे वीडियो लाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो सबसे पहले आपके पास जाए, आप उसको पढ़ें। तो ऐसी खबरों के साथ हम मिलते हैं अगले सेट में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।